Hello everyone, this is Azra Batul, and as we all know, we are studying about the Companies Act 2013, and we have learned many topics about this lecture. And today we are going to start our video from the incorporation of a company. Company form कैसे होती है, उसका incorporation कैसे होता है, kinds of companies हम earlier study कर चुके हैं. अब जितनी भी companies हैं, kinds of companies हैं, उनके formation का क्या तरीका होता है, form कैसे होती हैं, इसके बारे में हम आज study करेंगे. So let's start. So that is incorporation of a company. The Companies Act 2013 details the regulation and company registration papers essential for the incorporation of a company. क्या क्या essential document required होते हैं companies को, किसी भी company के incorporation के लिए. That is, सबसे पहले तो कोई भी company अगर form होती है तो company के incorporation से पहले उसमें promoters की need होती है. Who is the promoter? तो promoters भी देख लेते हैं कि promoters को किस तरह से define किया गया है according to Companies Act 2013. So it is says under section 2 subsection 69 of the Companies Act 2013 defines promoter as an individual. promoter कौन हो सकता है? Is named as a promoter in the prospectus or in the annual returns of the company, controls the affair of a company directly or indirectly, advises, directs or instructs the board of directors. Yes, these are the 3 points according to the Companies Act that who is the promoters. So promoter हम किनको कह सकते हैं? सबसे पहले तो हमें जानना होगा promoter होते कौन है. अगर हम simple words में समझें तो promoters we can say any individual who can create any idea या who can represent any idea to form a company. कोई भी प्रमोटर, उसको वो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है प्रमोटर जो जिसके माइंड में आइडिया आता है कि हमें कंपनी फॉर्म करनी है. सो दैट इज प्रमोटर्स. कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने से पहले किसी भी आइडिया को डेवलप करना, किसी की थिंकिंग में, किसी की थॉट में ऐसे ओपिनियन आए या ऐसा आइडिया आए कि हमें कोई कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. सो जिस इंडिविजुअल के माइंड में वो आइडिया आता है जो रिप्रेजेंट करता है, सो दैट इज कॉल्ड प्रमोटर. प्रमोटर के 3 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू दी कंपनीज एक्ट 2013 है कि प्रमोटर कौन हो सकता है जो कि जिसका नेम जो है वो प्रोस्पेक्टस में हो और या कंपनी की एनुअल रिटर्न्स वो पे करता हो. सेकंड, जो कि कंपनी के अफेयर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करता हो. थर्ड इज कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंस्ट्रक्ट करता हो या उनको डायरेक्ट करता हो या उनको एडवाइजेस देता हो. दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट हु कैन बी अ प्रमोटर. बट नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट नोट है, हु कैन नॉट बी इंक्लूडेड in the category of promoter. That is, promoters are people who originally come up with the idea of the company, form it and register it. However, CS, CA, etc. who act in their professional capacity are not promoter of the company. Promoter कौन हो सकता है? Originally जिसके mind में idea आया है, who either he can be an individual. लेकिन आइडिया हम किसको प्रमोटर नहीं मानते हैं? However, CA, CS, etc. because they are professionals, they have professional capacity. हम इनको प्रमोटर नहीं मान सकते. अगर CS या कोई CA हमें एडवाइस देता है कि हमें कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, कंपनी फॉर्म करनी चाहिए, तो हम उसको प्रमोटर नहीं मानेंगे. हालांकि ही इज गिविंग एन आइडिया बट वी कैन नॉट डिफाइन हिम एज अ प्रमोटर क्योंकि ये ऑलरेडी किसी प्रोफेशनल में इंडल्ज होते हैं. सो दे हैव अदर प्रोफेशनल कैपेसिटी, सो दे आर नॉट डिफाइंड एज अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी. सो ये तो थी हमारी प्रमोटर की डेफिनेशन, हु कैन बी द प्रमोटर. नेक्स्ट देखते हैं प्रमोटर के बाद लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर. के जो प्रमोटर होता है उसकी लीगल पोजीशन क्या होती है कंपनी में. The company law has not given any legal status to promoter. A promoter is neither an agent nor a trustee of the company because it is a non-entity before incorporation. So यहाँ भी आपको यही बताया गया है कि कौन नहीं हो सकता है. Neither an agent nor a trustee. कोई भी एजेंट या कोई भी ट्रस्टी अगर वो
कोई आइडिया फॉर्म करता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, कोई आइडिया रिप्रेजेंट करता है, सो वी कैन नॉट डिफाइन हिम एज अ प्रमोटर। हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे प्रमोटर्स की कैटेगरी में। और कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग प्रमोटर्स को कोई भी लीगल स्टेटस नहीं दिया गया है, बिकॉज प्रमोटर कैन बी एनी इंडिविजुअल एक्सेप्ट एनी एजेंट और ट्रस्टी, एक्सेप्ट एनी सीए और सीएस। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, व्हाट इज द लायबिलिटीज ऑफ अ प्रमोटर। एक प्रमोटर की क्या क्या लायबिलिटीज होती हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, अ प्रमोटर शुड नॉट मेक सीक्रेट प्रॉफिट आउट ऑफ द डीलिंग ऑफ द कंपनी। कि जो भी कंपनी का प्रमोटर है वो कंपनी के प्रॉफिट से अपना सीक्रेट अमाउंट, सीक्रेट प्रॉफिट नहीं निकाल सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसके अगेंस्ट पेनल्टी चार्ज होती है। ठीक है, तो वो अपना कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट कंपनी के प्रॉफिट से नहीं निकाल सकता है। सेकंड, ही मस्ट डिपॉजिट विद द कंपनी ऑल मनी रिसीव्ड ऑन इट्स बिहाफ। जितनी भी कंपनी से उसे मनी रिसीव हुई है, वेदर इट इज बाय द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, सो उसको वो सारा जो भी मनी है, जितनी भी अमाउंट रिसीव हुई है कंपनी के बिहाफ पर, उसको वो कंपनी में ही डिपॉजिट करनी होगी। ये इसी फर्स्ट पॉइंट से जुड़ता है कि वो कंपनी में ही जितनी भी मनी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी उसके बाद पास आएगी, वो सारी मनी को कंपनी में ही डिपॉजिट करेगा और आउट ऑफ दिस वो सीक्रेट प्रॉफिट या सीक्रेट अमाउंट नहीं निकाल सकता है। He will be personally responsible for all the preliminary contracts till all these are approved by the company. जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे कंपनी में, कंपनी के लिए, सो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? खुद प्रमोटर उसका रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट, ही मस्ट एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस एंड केयर विद परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ अ प्रमोटर। के उसको जो भी उसका वर्क है उसे फेयर मीन से और बहुत ही केयर से उसको परफॉर्म करना होगा, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको वो अपना वर्क जो है डिस्चार्ज, अपनी ड्यूटीज उसको डिस्चार्ज करनी होंगी। सो विच इज द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ आवर दिस टॉपिक इज, so these are the legal position of promoter and liabilities of a promoter. Now बात आती है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में सबसे पहले प्रमोटर्स का होना ज़रूरी है, उसके बाद ही कंपनी फॉर्म होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू कंपनी फॉर्म, कंपनी कैसे फॉर्म होती है। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में हम स्टडी कर लेते हैं। Group of 7 people can came together so as the form of a public company, whereas only 2 are needed from a private company. We are discussed about it earlier in our previous video कि किसी भी कंपनी को फॉर्म करने में अगर वो पब्लिक कंपनी है तो वहाँ मिनिमम रिक्वायर्ड पीपल कितने होंगे? 7 पीपल वहाँ मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं। और अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में आपके 2 पीपल रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए। मिनिमम नंबर ऑफ पीपल है। नेक्स्ट आता है स्टेप्स। अब स्टेप्स कौन कौन से आते हैं कंपनी को फॉर्म करने के लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या उसमें आपके रेगुलेशंस होती हैं। सो स्टेप्स में हमारे पॉइंट्स आते हैं। लेट्स रीड द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 क्लॉजेस। सो किसी भी कंपनी को जब फॉर्म किया जाता है तो उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी हमारी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से होगी, कौन कौन से पॉइंट होंगे इसको फॉर्म करने में, ये सारे पॉइंट्स हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी कंपनी के फॉर्म होने, कंपनी के मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। सो देख लेते हैं कि इन सब में क्या क्या इम्पोर्टेंट या नीडेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं।
So name clause, first pointer name clause, form INC first, propose 6 names, cannot use prohibited names, ROC approval for 1 name, file MOA within 7 days. क्या कहा गया इसमें? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी लगी लाइन, कोई बात नहीं, इसको हम डीपली समझ लेते हैं। देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो नेम क्लाउज है, नेम क्लाउज में क्या है कि अगर हम कोई भी कंपनी फॉर्म करने जा रहे हैं तो उसके लिए कोई ना कोई हम नाम सोचेंगे। नाम तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें कंपनी का क्या नाम रखना है। वो अपना नाम हम रजिस्ट्रार ऑफिस में अप्रूवल के लिए देंगे, बट अगर उससे रिलेटेड सिमिलर नेम्स हैं सो हमारी कंपनी का नाम हमें चेंज करना होगा और वहां पर हमें 6 नेम प्रपोज्ड होंगे। उन 6 नेम्स में से हमें एक नेम चूज करना होता है कि हम कौन सा कंपनी का नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे, अपनी कंपनी का क्या नाम रखेंगे। और ये लाइन यही है, कैन नॉट यूज प्रोहिबिटेड नेम। कुछ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट कंपनी ने कुछ कंपनीज के नाम पर प्रोहिबिशन रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि हम उन नामों को अपनी कंपनी के लिए रजिस्टर्ड नहीं करा सकते, तो वो नाम हम अपनी कंपनी के लिए अप्रूव नहीं करा सकते। अदर दैन दिस हमें 6 प्रपोज नेम मिलेंगे, उनमें से हम अपना एक नाम यहाँ पर कंपनी का सेलेक्ट कर लेंगे। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होगा रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस पे हमें विद इन 7 डेज हमें डिपॉजिट कर सबमिट करने होंगे। सेकेंड पॉइंट आता है रजिस्ट्रार ऑफिस क्लाउज। रजिस्ट्रार ऑफिस क्लाउज में क्या होता है, प्रोवाइड नेम ऑफ स्टेट विद इन 15 डेज, प्रोवाइड प्लेस, रजिस्टर विद इन 30 डेज विद ROC। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाउज में क्या आता है कि हम अपनी कंपनी फॉर्म कर रहे हैं। अब वो किसी न किसी प्लेस पर तो कंपनी फॉर्म होगी। अगर हमारे पास प्लेस फिक्स है सो हमें उसका मतलब अप्रूवल के लिए उसका एड्रेस वगैरह सब हमें वहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस में देने होंगे। बट अगर हम मतलब हमें ये अभी यहाँ पर डिक्लेयर नहीं है कि हम कौन सा प्लेस यहाँ डिसाइड करेंगे कंपनी के लिए। सो हमें 15 डेज का टाइम मिलता है यहाँ पर, लेकिन हमें स्टेट का नाम वहाँ डिक्लेयर करना होता है। 15 डेज का टाइम मिलता है कि उन 15 डेज में हम कोई भी स्टेट या कोई भी प्लेस वहाँ पर हम डिसाइड कर ले किस प्लेस पर हमारा एक्चुअली कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा, कंपनी प्लेस्ड होगी। सो जब हमारा वहाँ पर जो एरिया है, जो प्लेस है डिसाइडेड हो जाता है, सो हमें रजिस्टर कराना होता है वो विद इन 13 डेज में। ठीक है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड सम पॉइंट्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इसके आगे भी काफी डिटेल्स हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।